नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। आज हम बात करते हैं राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के उस महत्वपूर्ण संदेश की जिसमें उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति का समावेश बेहद जरूरी है। डॉक्टर शर्मा ने कानपुर के BNSD शिक्षा निकेतन के वार्षिकोत्सव में बच्चों, अभिभावकों और उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस प्रगति के बीच हमारे संस्कार और पारिवारिक मूल्य कमजोर पड़ते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस विद्यालय की विशेषता ये है कि यहाँ बच्चों को किताबों की पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा और भारतीय संस्कृति का ज्ञान भी दिया जाता है। बच्चे स्वयं सेवक की तरह देश के गौरवशाली इतिहास का वर्णन कर रहे थे, माता पिता के प्रति आदर भाव दिखा रहे थे। यही वो चीजें हैं जो उन्हें देश का सच्चा भविष्य बताती हैं। तो ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीर हम आपको उत्तर प्रदेश से दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें जो सामने आई हैं बेहद खास इसलिए भी क्योंकि इसमें राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी आपको नजर आएंगे। दरअसल उन्होंने इस दौरान जब वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति का समावेश बेहद जरूरी है। देखिए, जब भी शिक्षा की बात आती है तो खासतौर पर पारंपरिक तौर पर, नैतिक तौर पर जिम्मेदारियों की भी बात आती है। कहा जाता है कि पुस्तकों से तो विद्या कोई भी ग्रहण कर सकता है, लेकिन जब आपको समाज के बीच में रहना पड़ता है तो उसी अनुसार आपको अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को भी समझना होता है। आपकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं कि आपको समाज में कैसे व्यवहार करना है, आपको अपने माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार रखना है। ऐसे में अगर कोई शिक्षा ऐसी दी जाए किसी भी स्कूल में तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक सच्चा इंसान आप तभी बन पाते हैं और एक अच्छा और बेहतर इंसान भी। और इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली धमाके को लेकर के। दरअसल दिल्ली बम धमाके में NIA ने अब पहली गिरफ्तारी कर दी है। आतंकी हमले में शामिल I-20 कार का मालिक गिरफ्तार किया गया है। NIA ने दिल्ली से आमिर राशिद को अरेस्ट किया था। जम्मू कश्मीर के पंपोर का रहने वाला है आमिर राशिद। आतंकी उमर का सहयोगी है आमिर राशिद। उमर के साथ मिलकर के रची गई थी पूरी साजिश। दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए कार बम धमाके के मामले में NIA को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एजेंसी ने उस शख्स को गिरफ्तार किया जिसने आत्मघाती हमलावरों के साथ मिलकर के इस आतंकवादी साजिश को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपी का नाम आमिर राशिद अली है। धमाके में इस्तेमाल की गई कार उसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। NIA ने उसे दिल्ली से पकड़ा। धमाके की जांच पहले दिल्ली पुलिस कर रही थी, लेकिन बाद में केस NIA को सौंप दिया गया। केस अपने हाथ में लेने के बाद से NIA ने बड़ी तलाशी अभियान शुरू किया था और उसी के दौरान आमिर गिरफ्त में आया। तो जांच में सामने आया कि आमिर जम्मू कश्मीर के सांबुरा पाम्पोर का रहने वाला है और उसने पुलवामा के उमर उन नबी नाम के शख्स के साथ मिलकर के यह हमला प्लान किया था। आमिर दिल्ली इसलिए आया था ताकि इस कार को खरीदने में मदद कर सके, जिसे बाद में धमाके के लिए IED यानी कि बम बनाने वाला उपकरण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। तो ये CCTV फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं और उमर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं इस बीच बिहार से भी एक खबर सामने आई। लालू परिवार में अंदरूनी कलह और बढ़ गई है। लालू की 3 और बेटियां पटना छोड़ दिल्ली रवाना हो रही हैं, यानी कि रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी बच्चों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। रोहिणी आचार्य के बाद तीनों ने लालू आवास छोड़ दिया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, रोहिणी आचार्य का वो वायरल वीडियो आपने देखा। रोहिणी आचार्य आज भी मीडिया के सामने रोती हुई नजर आई थी और उन्होंने अपना दुख बयां किया था, लेकिन अब ये एक बड़ा अपडेट कि रोहिणी आचार्य के बाद अब 3 और बेटियों ने लालू का आवास छोड़ दिया है। लालू की 3 और बेटियां पटना छोड़कर के अब दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी अपने बच्चों के साथ में फिलहाल दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। तो क्या ये भी केवल पारिवारिक कलह की वजह से हुआ है?
हालांकि इसको लेकर के अभी कुछ स्पष्ट कहा नहीं जा सकता, लेकिन अटकलें जरूर लगाई जा रही है। अटकलें इस वजह से भी कही जा रही हैं क्योंकि जो रोहिणी आचार्य जब मीडिया के सामने आई, उन्होंने जिस प्रकार का बयान दिया उस पर खूब जोरों से सियासत भी देखने को मिली। और इस बीच जब ऐसी खबर सामने आ जाए कि उनकी बाकी तीनों बेटियां भी घर छोड़ करके पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं, तो सवाल उठने लाजमी है। सवाल दोबारा ये पूछा जा रहा है कि क्या इन तीनों बेटियों के साथ भी या उनके बच्चों के साथ भी कोई दुर्व्यवहार किया गया था? क्या इनके साथ भी किसी तरीके की बदसलूकी हुई थी? क्या इनके मन में भी किसी बात को लेकर के नाराजगी है लालू यादव या राबड़ी देवी से, जिस वजह से उन्होंने ये पटना से लालू आवास छोड़ करके दिल्ली जाना ज्यादा अच्छा समझा, ज्यादा बेहतर समझा? तो फिलहाल कई सारे सवाल अब इसको लेकर भी खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, रोहिणी आचार्य की ओर से एक और बड़ा बयान सामने आया है। माता पिता ने हमेशा साथ दिया, रोहिणी की ओर से इस बात की तस्दीक जरूर की गई, लेकिन तेजस्वी से जाकर सवाल पूछिए, ये रोहिणी कह रही है। कल जब ये घटना हुई तो माता पिता भी रो रहे थे, मैं सिर्फ भाई से अलग हुई हूँ, माता पिता और बहन के साथ हूँ। रोहिणी आचार्य की ओर से कहा गया, मेरे भाई ने मुझे घर से निकाला है। चप्पल किसने चलाया, तेजस्वी से पूछिए। परिवार से क्यों नाता तोड़ा, तेजस्वी संजय से पूछिए। बेटी सवाल पूछे तो कहते हैं कि ससुराल जाओ, सारा बलिदान बेटियों ने दिया, ये रोहिणी आचार्य कह रही हैं। और उसके बाद अगर वो सवाल पूछती हैं, किसी सवाल का जवाब मांगती हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि ससुराल चली जाओ। बॉम्बे खड़े, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं। बॉम्बे खड़े, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं। खबर बिहार से ही। जनशक्ति जनता दल ने एनडीए को समर्थन दे दिया है। तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी ने समर्थन दिया है। तेज प्रताप ने बहन रोहिणी आचार्य को प्रस्ताव दिया। रोहिणी आचार्य को जेजेडी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है। और साथ ही जानकारी आपको दे दें कि दरअसल तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी के साथ में अब रोहिणी आचार्य को भी ये कह रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं कि वो भी जेजेडी का हिस्सा बन जाए। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि अब हार के बाद से जिस तरह रोहिणी का बयान सामने आया और उसके बाद से तेज प्रताप यादव की ओर से कहा गया कि उनके बहन के साथ में जो भी घटनाक्रम हुआ है ये बेहद दुखद है और सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण का चलेगा। तो फिलहाल जनशक्ति जनता पार्टी की ओर से ये बात, यानी कि तेज प्रताप यादव की ओर से ये स्पष्ट किया गया और ये कहा गया है कि रोहिणी आचार्य को भी वो शामिल करना चाहते हैं। और अब हम बात करते हैं राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के उस महत्वपूर्ण संदेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति का समावेश बेहद जरूरी है। डॉक्टर शर्मा ने कानपुर के बीएनएसडी शिक्षा निकेतन के वार्षिकोत्सव में बच्चों, अभिभावकों और उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस प्रगति के बीच हमारे संस्कार और पारिवारिक मूल्य कमजोर पड़ते जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस विद्यालय की विशेषता ये है कि यहाँ बच्चों को किताबों की पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा और भारतीय संस्कृति का ज्ञान भी दिया जाता है। बच्चे स्वयं सेवक की तरह देश के गौरवशाली इतिहास का वर्णन कर रहे थे, माता पिता के प्रति आदर भाव दिखा रहे थे। यही वो चीजें हैं जो उन्हें देश का सच्चा भविष्य बनाती हैं। तो बीएनएसडी शिक्षा निकेतन के इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिनेश शर्मा पहुंचे हुए थे, जिस दौरान उन्होंने एक मुख्य संदेश दिया और उसी संदेश की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जब राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने जो संदेश दिया ये वाकई गौर करने वाला संदेश है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के साथ साथ
पारंपरिक और सांस्कृतिक शिक्षा पर भी जोर देने की बात कही। उन्होंने कहा है कि आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति का समावेश बेहद जरूरी है। डॉक्टर शर्मा ने कानपुर के BNSD शिक्षा निकेतन के वार्षिकोत्सव में बच्चों, अभिभावकों और उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए ये संदेश दिया था। उनकी ओर से कहा गया कि आज का भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस प्रगति के बीच हमारे संस्कार और पारिवारिक मूल्य कमजोर पड़ते जा रहे हैं। कई बच्चे उस मूल संस्कृति को भी भूल रहे हैं। लेकिन जब आज की आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय परंपराओं के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में जब बच्चों को सिखाया जाता है और जब वो शिक्षा उनके व्यवहार में नजर आने लगती है, तो आप ये समझिए कि किसी भी बच्चे को शिक्षित करना सफल हो जाता है हर मायने में। क्योंकि ये निर्भर करता है कि जब आप समाज में लोगों के बीच में निकलते हैं तो आप लोगों के साथ या लोगों के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं। यह आपके संस्कार को दिखाता है, यह आपके पारिवारिक सिद्धांतों को दिखाता है और आपकी उच्च कोटि शिक्षा को दर्शाता है। आपका व्यवहार आपके बारे में बहुत कुछ बयां करता है। उन्होंने बताया कि इस विद्यालय की विशेषता यही है कि यहाँ बच्चों को किताबों की पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा और भारतीय संस्कृति का भी ज्ञान दिया जाता है। तो वहीं अब खबरों में आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से बिहार का रुख करेंगे, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से सियासी घमासान के बीच में लालू यादव के परिवार के बीच भी अब सियासत देखने को मिल रही है और उनके पारिवारिक कलह भी अब सामने आ रही है। दरअसल इस बीच लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का एक नया पोस्ट सामने आ गया। मुझे मारने के लिए चप्पल उठाई गई, मैंने अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता किया, मजबूरी में माँ और बाप को छोड़ आई, एक बेटी एक बहन को जलील किया गया, ये रोहिणी आचार्य की ओर से कहा गया है। इस पोस्ट में मायका छुड़वाया, अनाथ महसूस कराया है। तो रोहिणी आचार्य की ओर से ये पोस्ट किया गया है। ये पोस्ट हम आपको दिखा भी रहे हैं। दरअसल उनकी ओर से अपने दुख को, अपने दर्द को बयां किया गया और ये बताया गया कि किस तरह उन्हें मजबूर किया गया अपना ही घर छोड़ने पर। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि अगर आपको पूछना है तो फिर आप सवाल पूछिए, किसी और से नहीं लेकिन तेजस्वी यादव से। अगर आपको सवाल करने हैं तो आप सवाल कीजिए संजय यादव से। परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। अभी तो चुनाव परिणाम आए हैं, इसके बाद से स्वाभाविक है। तो वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य का एक्स पर एक दर्द भरा बयान भी सामने आया। कहा यह गया है कि पिता को गंदी किडनी लगवाई गई थी, पिता को बचाना गुनाह बताया गया। ये रोहिणी आचार्य की ओर से कहा गया है और करोड़ों रुपए लेने का आरोप तक रोहिणी आचार्य की ओर से लगाया गया है। दरअसल ये कहा गया है कि करोड़ों का लेन देन हुआ था और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि टिकट लिया गया तब किडनी लगवाई गई। जब मायके में भाई हो तो मदद ना करे, भूलकर भगवान रूपी पिता को ना बचाए। कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी और बहन जो कि शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूलकर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाए। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपनी किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन और बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचे। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने 3 बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त इस तरह की बात वो कर रही है, वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा जब तक इतिहास रहेगा। इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का, उन्हें भी अपमानित किया जा रहा है। हमारी बहन का जो
तो बहन रोहिणी के समर्थन में तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया। बहन का अपमान करने वालों पर सुदर्शन चक्र चलेगा। रोहिणी की बात बिल्कुल सही है, ये तेज प्रताप यादव की ओर से कहा गया। नाम रहेगा सुनहरो अक्षर का नाम रहेगा सुनहरो अक्षर से हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। का नाम रहेगा सुनहरो अक्षर से हमारी बहन का जो। तो लालू परिवार में कलह पर बीजेपी का तंज देखने को मिला है। बीजेपी ने जारी किया है कलह को लेकर के वीडियो। ऐसे परिवार के लोग सत्ता में आते तो फिर क्या होता। बिहार के लोगों ने जंगल राज से बचा लिया है। ये बीजेपी की ओर से तंज कसते हुए एक वीडियो भी साझा किया गया। ठीक है, हम अपने ऊपर तो ले लेंगे, मेरे पिता पे क्यों छापा। ऊपर से हम आके उनसे बोलने आए, उसी समय उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। तो हमीरपुर में अपनी जनता पार्टी के संस्थापक स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले के सामने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखा करके विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच स्वामी प्रसाद की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने विरोध कर रहे लोगों को धक्का देकर के पीछे हटाने का प्रयास किया और काफिले को आगे बढ़ाया है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा के तहत बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। खबर यूपी के गोंडा से है, जहां जिले के गौरा विधानसभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर 3 किलोमीटर लंबी एकता यात्रा का आयोजन किया गया था। जहां गिन्नीनगर बाजार से यात्रा की शुरुआत हुई और बभनजोत ब्लॉक में इस यात्रा का समापन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे गोंडा के प्रभारी मंत्री दारा सिंह का गौरा से भाजपा विधायक प्रभात कुमार वर्मा द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। और वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने अखिलेश यादव के बयान पर बिहार में इतनी सीटें कैसे आ गई पर पलटवार करते हुए ये कहा कि हैरान तो पूरा देश है कि सियासत करने वाले लोग हैं। क्या उन्होंने और बड़ी बातें कही हैं, आपको सुनवाते हैं। अब ऐसा नहीं है, हैरान तो पूरे देश की सियासत करने वाले लोग हैं। जब से इस देश के 140 करोड़ जनता ने मोदी जी पे आशीर्वाद देने का मन बना लिया, तब से हैरान पूरे विपक्षी दल के लोग हैं। और मैं तो वहाँ पे रहा हूँ, आपने देखा होगा इतिहास में, इसके पहले भी बिहार को देखा होगा, जो जंगल राज के नाम से जाना जाता था, जहाँ पे दिन में हमारी माताएं बहनें सड़क पे चलना जिनके लिए दूभर था, जिन सड़कों पे गाड़ी लेके जाना कितना मुश्किल काम था, आज जाके देखे बिहार के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो वाराणसी में ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 28 दवा कारोबारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। करोड़ों रुपए का कफ सिरप खरीदी और बेची गई। नशे वाले कफ सिरप की खरीद बिक्री की गई। ड्रग इंस्पेक्टर की तहरीर का ये केस दर्ज हुआ है। तो वाराणसी में ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल नशे में इस्तेमाल होने वाली कफ सिरप की अवैध खरीद फरोख्त के मामले में अब तक 28 दवा कारोबारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इन कारोबारियों ने करोड़ों रुपए की कफ सिरप खरीदी और उसे अवैध तरीके से बेचा भी गया था। ड्रग विभाग की जांच में सामने आया कि बिना नियम अनुसार रिकॉर्ड और बिना वैध दस्तावेजों के भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप की खरीद और बिक्री की जा रही थी। इसी आधार पर ड्रग इंस्पेक्टर की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया।
कुछ कल थाना कोतवाली में ड्रग इंस्पेक्टर और उनकी पूरी टीम के द्वारा कुछ कंपनीज़ हैं उनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया। वेरिफिकेशन करने के बाद कुछ इरेगुलरिटीज़ जो प्रथम दृष्टया पाई गई, उसके आधार पर उनके द्वारा तहरीर दी गई। उस दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली में 28 लोगों पे अभियोग पंजीकृत किया गया। आगे की जो कार्रवाई है वो संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए की जाएगी। ये जो फेंसिडिल कफ सिरप की बात हो रही है, ये खांसी में यूज होती है, लेकिन इसका एक मेन इंग्रेडिएंट जो है कोडीन है, जिसका दुरुपयोग नशे के रूप में हो सकता है। इसी के रिगार्डिंग ये जांच चल रही है। देखिए, मुख्यालय से जो हमारे पे लिस्ट आई कि झारखंड से यहाँ पे सप्लाई हुई है, बनारस में अन्य जनपदों में हुई है, तो बनारस के हम लोग 26 फर्मों की जांच किए हैं, जिसमें कई लाख मतलब शीशियाँ यहाँ बिक्री होते हुए पाई गई हैं। मौके पे हमें कुछ नहीं मिला है, इन्वेस्टिगेशन में कुछ फर्म बंद पाई गई और कुछ जो मिली वहाँ पे स्टॉक नहीं था, लेकिन उन्होंने परचेज करी हैं, लेकिन आगे कहाँ बेची हैं या सप्लाई करी हैं उसका रिकॉर्ड नहीं मिला। तो यूपी के हाथरस में आज प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा अपने 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां वो एक निजी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम के बाद से मीडिया से उन्होंने बातचीत भी की। इस दौरान मंत्री ए.के. शर्मा ने स्मार्ट मीटर को लेकर के उठ रहे सवालों पर स्पष्ट जवाब दिया। मंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर पूरी तरीके से भरोसेमंद है और इनके खिलाफ दर्ज हुई शिकायतों की विस्तृत तौर पर जाँच कराई जा चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि ज्यादातर मामलों में शिकायतें गलत ही साबित हुई हैं। स्मार्टफोन और स्मार्ट मीटर दोनों एक ही प्रकार का विज्ञान है, एक ही प्रकार का यंत्र है। जहाँ तक शुरुआत की शिकायतें आने का सवाल है, होता ये है कि अगर आपका स्मार्ट मीटर महीने की 15 तारीख को लगा, तो उस महीने का जो पहले की जो 15 तारीख है या उसके पहले का 1-1.5 महीने का जो बिल है, वो स्मार्ट मीटर के 1 महीने के बिल में ऐड हो जाता है। और इसीलिए पहले महीने में आपको लगता है कि अरे ये तो हमारा बिल सामान्य रूप से इतना आता था, अब देखो 2 गुना हो गया, 2.5 गुना हो गया। वास्तविकता अगर आप पूरे 6 महीने का 3 महीने का औसत निकाल के देखेंगे तो उसमें कहीं कोई। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए और इसी के साथ ही उनकी 10 दिवसीय सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का समापन हो गया। यात्रा का समापन कार्यक्रम वृंदावन में आयोजित किया गया, जहां पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। धीरेन्द्र शास्त्री ने मंदिर जाकर के भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन किए और भगवान बांके बिहारी को विशेष पोशाक भेंट की। धीरेन्द्र शास्त्री की यह पदयात्रा 7 नवंबर 2025 को दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर से शुरू हुई थी और लगभग 170 किलोमीटर की दूरी तय करके वृंदावन पहुंची। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संदेश देना था। तो धीरेन्द्र शास्त्री की एकता यात्रा के अंतिम दिन और इस यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी जब शामिल हुए, अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं जो बेहद खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली थी इन 10 दिनों के भीतर। ये उस वक्त की कुछ तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एकता कपूर को आप एक फ्रेम में देख पाएंगे, साथ ही सीएम मोहन यादव को देखेंगे, जगत गुरु रामभद्राचार्य आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ तक कि कुछ अभिनेत्री अभी मौके पर पहुंची हुई थी, यानी कि शिल्पा शेट्टी भी आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये वो तस्वीरें हैं जब धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से इस एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया था और 170 किलोमीटर तक ये यात्रा चली थी और इस यात्रा में शामिल होने के लिए कई हस्तियां यहाँ पहुंची थी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।